साथियों, प्रोबेशन का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो भरने के लिए सबसे पहले आपको स्टाफ की जो लॉगिन आईडी है वहाँ पर आपको लॉगिन हो जाना है। जैसे आप लॉगिन होंगे इस तरीके का आपको एक इंटरफेस मिलेगा। तो लेफ्ट साइड यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फॉर्म्स लिखा है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे TAF लिखा है और उसके नीचे एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस लिखा है, तो वहाँ पर क्लिक करें। इसके नीचे जो फॉर्म है उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में इस तरीके के दो ऑप्शन खुलेंगे, अप्लाई फॉर ACP और कन्फर्मेशन। तो आपको कन्फर्मेशन के नीचे क्लिक हर लिखा है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो साथियों, जैसे ही आप क्लिक करेंगे प्रोबेशनर ट्रेनी के स्थायीकरण हेतु आवेदन खुल जाएगा। यहाँ पर स्थायीकरण आवेदन करने से पहले आपका जो प्रपत्र 10 है उसे अच्छी तरीके से अपडेट कर देवें, क्योंकि इस फॉर्म में जो आपकी जो सूचनाएं हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी और कुछ जो सूचनाएं वो आपको भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहला जो पॉइंट है वो कार्मिक का नाम, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद में एम्प्लॉय आईडी भी प्रपत्र 10 से सीधी ही यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आ चुकी है। उसके बाद में सेकंड नंबर मूल पद टीचर 3rd ग्रेड लेवल 1, यहाँ पर अपना पद आ चुका है। उसके बाद में साथियों विषय, तो विषय लेवल 1 वालों के कोई नहीं रहेगी। उसके बाद में है स्थायीकरण है, तो मूल पद जैसे ही सेलेक्ट पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर नीचे टीचर 3rd ग्रेड लेवल 1 को चूज़ कर लेना है। तो साथियों चूज़ करने के बाद में स्थायीकरण है तो विषय, यहाँ पर कोई विषय नहीं आएगी लेवल 1 वालों की। फिर उसके बाद में बात करें साथियों, तीसरा नंबर है नियोक्ता अधिकारी का चयन करें। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे। तो आपको जिस अधिकारी के द्वारा आपकी ज्वाइनिंग की गई है उसका आप यहाँ पर चयन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ विकास अधिकारी। साथियों, नियोक्ता अधिकारी चूज़ करने के बाद में आपको चौथे नंबर पर यहाँ पर जिले का चयन किया गया है। तो आपको आपका जो भी ज़िला है, जिस ज़िले में आप कार्यरत हैं अभी, उस ज़िले का आपको चयन कर देना है। तो हमने ज़िले का चयन कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर पूछा जा रहा है ब्लॉक का चयन करें। तो आप जिस ब्लॉक में कार्यरत हैं उस ब्लॉक का चयन करें। ब्लॉक का चयन करने के बाद में साथियों 5 नंबर पर आपका जो मेरिट नंबर है वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रपत्र 10 से लिया गया है। अगर इसमें किसी तरह की कोई त्रुटि या फिर किसी तरह की कोई गलत आपका मेरिट क्रमांक आता है तो आप प्रपत्र 10 में जाए और वहाँ पर आपका जो सेवा विवरण है वहाँ पर अपडेट कर देवे। फिर साथियों बात करते हैं 5.1 परीक्षा परिणाम रिवाइज। तो साथियों जिला चेंज यानी रीसफल होने के कारण सभी का जो मेरिट क्रमांक है वो बदल चुका है। आपका जो यहाँ पर देखें तो ये जो मेरिट क्रमांक है वो पहले वाला है। तो यहाँ पर आप 5.1 में सभी को हाँ कर देना है। जैसे आप हाँ करेंगे यहाँ पर सेकंड नंबर पे मेरिट क्रमांक पूछेगा। तो साथियों यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अगर फर्स्ट वाला ही आपका मेरिट क्रमांक आ जाता है तो उसको हटा देवे, और जो रीसफल वाले हैं वो क्रमांक नंबर यहाँ पर जो भी जिला चेंज हुआ है या फिर मेरिट क्रमांक चेंज हुआ है वो आप लिख देवे। और जिनका जिला चेंज नहीं हुआ उनको भी यहाँ पर मेरिट जो नया मेरिट नंबर है वो डाल देना है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं नया मेरिट क्रमांक। साथियों नया मेरिट क्रमांक डालने के बाद में 6ठे नंबर पे आप देख पा रहे हैं चयन वर्ग। तो यहाँ पर चयन वर्ग पूछा गया है। तो इस बात यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखें कि आपको यहाँ पर आपकी कास्ट नहीं पूछी गई है, यहाँ पर आपका चयन वर्ग पूछा गया है। साथियों दस्तावेज सत्यापन के लिए जब आप गए थे उस टाइम अभ्यर्थी की जो प्रोविजनल सूची थी, जिसमें मैं यहाँ पर स्क्रीन पे बता रहा हूँ, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, जेंडर, DOB, और यहाँ पर आप देखें तो कैटेगरी में जो आपकी कास्ट है वो आएगी। फिर लिखा है उसके पास में ही लिखा हुआ है सिलेक्शन कैटेगरी, यानी आपका जो सिलेक्शन है वो किस कैटेगरी से हुआ है। यानी साथियों अगर कोई ST का कैंडिडेट है उसका चयन जनरल कैटेगरी से हुआ है, जनरल कोटे से हुआ है, तो यहाँ पर जनरल आएगा। अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं और आपका OBC से हुआ है सिलेक्शन तो वहाँ पर OBC आएगा। और अगर आप जनरल हैं और जनरल से हुआ आपका तो आपका जनरल लिखा हुआ आएगा। तो अगर 6ठे नंबर पॉइंट में अगर आपको किसी तरीके की कोई समस्या आ रही है या फिर यहाँ पर आपकी कास्ट आ रही है और आपका चयन वर्ग नहीं आ रहा है तो आपको सिंपल सा शाला दर्पण ओपन कर लेना है। जैसे आप शाला दर्पण को ओपन करेंगे आपको जाना है स्टाफ में। जैसे स्टाफ में जाएंगे
आपको एलिमेंट्री स्कूल स्टाफ डिटेल प्रोफाइल 10 को यहाँ से खोल देना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आपकी स्कूल अध्यापन कराने वाले सभी अध्यापकों की लिस्ट खुलेगी। तो अपने नाम को देख करके यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद साथियों आपको जाना है जो 4th नंबर है सेवा वाला सर्विस, उसमें जाना है, सेवा विवरण में। वहाँ जाने के बाद में यहाँ पर आपको खाली कॉलम मिलेगा। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इस पेज को आपको स्क्रॉल करते जाना है। स्क्रॉल करने के बाद में साथियों यहाँ पर आप कुछ देख पा रहे हैं जिसमें सीरियल नंबर, फ्रॉम डेट टू डेट, एक्चुअली पोस्ट, एक्चुअली सब्जेक्ट, विद्यालय स्वीकृत पद, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, स्टेट, टाइप ऑफ पोस्टिंग, नेम एंड प्लेस ऑफ द स्कूल। और यहाँ पर एक्शन के बटन में एडिट लिखा है तो आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करें। जैसे ही एडिट पर क्लिक करेंगे आपको इस पेज को वापस ऊपर जाना है। जैसे ऊपर जाएंगे पूरा भरा हुआ फॉर्म आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके जो भी समस्या हैं या फिर आपके जो भी गलत एंट्री हुई है तो इसको यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर अपडेट कर लेवें। अगर आप यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्शन कैटेगरी, अगर यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी है वो आपकी कास्ट बता रखी है तो आप इसको यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपका जो चयन है वो किस कैटेगरी से हुआ है वो आपको इंटर करना है। साथियों यह सभी करने के बाद में यहाँ पर आप ऑर्डर टाइप, जैसे कि आप ऑर्डर डेट, सत्र, या फिर जो टाइप ऑफ पोस्टिंग है नॉन RAPSC, वो सभी आप यहाँ पर आपके प्रपत्र 10 में सेवा विवरण में आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर कुछ अपडेट करने के बाद में ये डेटा आप सेव करने जाते हैं तो सेव नहीं होता है। सेव नहीं होता है तो आप यहाँ पर वापस जाएं और यहाँ पर आपको आपका ब्लॉक पूछेगा तो आपको ब्लॉक वापस एंटर कर देना है। उसके बाद में कई बार ऐसा होता है कि आपका विलेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट हट जाता है तो वापस वो सेव करें। उसके बाद में भी अगर सेव करने जाते हैं तो सेव नहीं होता है। तो फिर आपको यहाँ पर पूछेगा एक्चुअली सब्जेक्ट, तो जैसे आपको सेलेक्ट सब्जेक्ट, उसके नीचे ये डैश डैश है तो वहाँ पर क्लिक करके फिर आपको यहाँ पर सेव कर देना है। जैसे सेव करेंगे, सेव करने के बाद में आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो प्लीज़ सेलेक्ट पंचायत नेम, यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो रहा है। अगर किसी तरह का आपने अपडेट किया है तो आपको इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है प्लीज़ सेलेक्ट पंचायत नेम, यानी पंचायत नेम बाय डिफ़ॉल्ट हट गई। तो हम यहाँ पर अपनी जो पंचायत है उसको यहाँ से अपडेट कर लेते हैं। साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं पंचायत को यहाँ पर हमने एडिट कर लिया है। उसके बाद में वापस हम सेव पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं ये डाटा अभी भी सेव नहीं हुआ है। यहाँ पर फिर पूछ रहा है प्लीज़ सेलेक्ट वार्ड। अब यहाँ पर वार्ड जो था वो हट गया है तो वापस यहाँ पर क्लिक करते हैं और जो वार्ड है, हमारा जो वार्ड है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। फिर साथियों आपको वापस जाना है, सेव पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सक्सेस टीचर सर्विस डिटेल अपडेट सक्सेसफुली। तो इस तरीके से आपको अपडेट करना है। इस तरीके का आपको मैसेज आएगा तो ही आपकी जो सर्विस है यहाँ पर जो कुछ भी आपने अपडेट किया है वो अपडेट होगा। तो साथियों आपको वापस जाना है स्टाफ लॉगिन की आईडी पे। उसके बाद में यहाँ पर आपका चयन वर्ग आपका जो भी है, जिस कोटे से आपका चयन हुआ है उसका मिलान आप कर देवें और यहाँ से अपडेट कर देवें। फिर इसके बाद में 7वें नंबर पे है पिता का नाम, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट प्रपत्र 10 से आ जाएगा। उसके बाद में आती है जन्म दिनांक, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। मोबाइल नंबर आ जाएंगे। उसके बाद में 10A में वर्तमान पद पर कार्यग्रहण तिथि आपकी आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आपका समय आ जाएगा। फिर अनवरत कार्यरत है या नहीं तो यहाँ पर क्लिक करें। फिर इसके बाद में आपका 12 नंबर में नियुक्ति आदेश क्रमांक आपका यहाँ पर आ जाएगा। आपकी ज्वाइनिंग डेट यहाँ पर आ जाएगी। फिर उसके बाद में 13 नंबर पे पूछ रहे हैं पद पर स्थायीकरण की प्रस्तावित तिथि। तो यहाँ पर आपकी जो प्रस्तावित तिथि है वो कर देवे 13 फरवरी 2021 स्थायीकरण की प्रस्तावित तिथि। उसके बाद में यहाँ पर एक नोट दिया गया है,
यदि कार्मिक मॉडल स्कूल का है तो अपने पूर्व विद्यालय का NIC कोड भरे, अन्यथा लागू नहीं है। अगर आप मॉडल स्कूल में हैं और आपकी जो पूर्व स्कूल है उसकी जो NIC कोड है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। अगर आप मॉडल स्कूल के नहीं हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर बात करते हैं 14वें नंबर पे संबंधित कक्षा का 2 वर्षों का परीक्षा परिणाम। प्रोबेशन की अवधि में आपको 2 साल का परीक्षा परिणाम आपको देना है। कक्षा आपकी आएगी 5। सेलेक्ट सत्र पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर सेलेक्ट सत्र करना है 18-19। उसके बाद में आपको कक्षा चूज़ करनी है। आपकी कक्षा 5 रहेगी, कक्षा लेवल 1 वालों की। उसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट आ रही है, तो आपकी जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं स्कूल में उसको यहाँ पर एंटर कर देना है। एक ही सब्जेक्ट पूछ रही है। उसके बाद में यहाँ पर आपको आपकी जो छात्र संख्या है कक्षा 5 के बच्चों की जो छात्र संख्या है उसको आपको यहाँ पर इंटर करना है। तो आप एक बार देख लें कि आपके कक्षा 5 में 18-19 सत्र में कितने छात्र संख्या थी, उसको आप यहाँ पर चयन करें। तो हम यहाँ पर छात्र संख्या इंटर कर देते हैं। उसके बाद में परीक्षा परिणाम आपका क्या रहा वो आपको करना है, यहाँ पर प्रतिशत में बताना है। तो साथियों हमने ये डाटा भर दिया 18-19 का, कक्षा 5 और हिंदी छात्र संख्या 9, और हमारा जो परिणाम रहा था वो 100% रहा था। उसके बाद में आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे जो डाटा है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर सत्र चूज़ करते हैं। 18-19 के बाद 19-20 सत्र चूज़ करें। उसके बाद में यहाँ पर कक्षा चूज़ करें, कक्षा 5, सब्जेक्ट हिंदी। आप अपनी जो विषय पढ़ाते हैं वो चूज़ करें। उसके बाद में यहाँ पर छात्र संख्या पूछी गई है, तो हमारे 2019-20 सत्र में जो बच्चों की संख्या थी वो हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। साथियों 19-20 में कोरोना काल के कारण सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था, तो यहाँ पर जो परीक्षा परिणाम का जो प्रतिशत आएगा वो 100% आएगा। उसके डाटा को यहाँ से सेव कर देवे। जिसे एक्सपेक्ट करेंगे आपका दोनों सत्र यानी दोनों साल का जो डाटा है वो यहाँ पर सेव हो चुका है। तो इस पेज को आप स्क्रॉल करें। 15 नंबर पे संस्था प्रदान के मोबाइल नंबर बाय डिफ़ॉल्ट प्रपत्र 10 से आ जाएंगे सीधे ही। फिर यहाँ पर पूछा गया है कार्मिक का सेवा विवरण। तो साथियों अभी हमने बताया था कार्मिक का जो सेवा विवरण है प्रपत्र 10 में जाके आपको अपडेट कर देना है। अगर आपकी जो स्कूल है मतलब आप रीसफल में भाग लिया आपने और आपकी स्कूल चेंज हुई है तो यहाँ पर आपके फर्स्ट स्कूल आ जाएगी, फर्स्ट स्कूल का डाटा। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आपकी जो सेकंड स्कूल है उसका डाटा आएगा। तो जो रीसफल वाले हैं वो यहाँ से देख सकते हैं और अपनी स्कूल में अपडेट कर सकते हैं कि उनकी फ़र्स्ट ज्वाइनिंग कब थी और जो वर्तमान स्कूल में कब आए, उनकी सब की डेट आपको वहाँ से अपडेट कर देनी है। अगर जिनने रीसफल में भाग नहीं लिया उनका एक ही स्कूल बताएगा। तो यहाँ पर हमने रीसफल में भाग नहीं लिया तो हमारा यहाँ पर सिंगल ही बता रहे हैं क्रम संख्या 1 में। तो वहाँ आपको कुछ नहीं करना, बाय डिफ़ॉल्ट प्रपत्र 10 से आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर पूछा गया है उपभोग किए गए अवकाशों का आपको विवरण देना है। यहाँ पर परिवीक्षा काल में आपके द्वारा उपभोग किए गए जो अवकाश हैं उनका आपको विवरण देना है। तो यहाँ पर प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दोनों वर्षों के जो CL हैं उनको आपको भरना है। अगर आधे दिन की आपने CL लिए तो यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा है, वहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे राइट का क्लिक आ जाएगा। तो आधे दिन की CL इस तरीके से भर सकते हैं। पूरे दिन की CL के लिए यहाँ पर डेट दी गई है, तो हम यहाँ पर भर देते हैं प्रथम वर्ष का आकस्मिक अवकाश। तो यहाँ पर आकस्मिक अवकाश पर आपको क्लिक करना है, उस प्रथम वर्ष पर क्लिक करना है और उसके बाद में किस दिनांक को आपने अवकाश लिया था उसकी तारीख को आपको यहाँ पर भर देना है। तो यहाँ पर हम भर देते हैं। तो साथियों यहाँ पर आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। ईयर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो मंथ है वो आपको सेलेक्ट करना है, जिस मंथ को आपने छुट्टी ली हो। उसके बाद में आपको तारीख का चयन करना है। तो हमने साथियों यहाँ पर एक तारीख डाल दी है CL की। उसके बाद में कब तक यानी एक दिन का अगर आपने अवकाश लिया है तो उसी तारीख को आपको यहाँ डाल देना है। जैसे 29 मार्च 2019, तो यहाँ पर भी वही डेट आपको डाल देनी है। महीने का चयन आपको यहाँ से कर लेना है। उसके बाद में इसकी जो डेट है वो डाल देनी है। तो साथियों इस तरीके से ये जो आपके द्वारा जो CL ली गई है वो हमने यहाँ पर एंटर कर दी है।
और यहाँ पर कुल संख्या में भी आप देख सकते हैं 1 आ गया है, और इसके नीचे इसके कार्य के नीचे ही सेव लिखा है बटन, वहाँ क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे ये जो CL आपने ली है वो यहाँ पर प्रथम वर्ष में काउंट हो जाएगी। तो साथियों इस तरीके से आपके प्रथम वर्ष में जितनी भी आपके द्वारा CL ली गई है तो उनको यहाँ से प्रविष्ट कर देना है। तो यहाँ से आपकी जो भी प्रविष्टि हो जाएगी उसके बाद में अब बात करते हैं द्वितीय वर्ष की। तो प्रथम वर्ष के जितने भी अवकाश आपने लिए इस तरीके से आपको सेव करते जाना है। अगर आधे दिन का अवकाश लिया तो यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। जैसे चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो आपको कब से की डेट ही आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी, कब तक की डेट आपको नहीं डालनी पड़ेगी, क्योंकि तो वो ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा। उसके बाद में द्वितीय वर्ष पर क्लिक करते हैं। द्वितीय वर्ष पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर आकस्मिक अवकाश चूज़ कर लेना। तो साथियों इस तरीके से आपको जो द्वितीय वर्ष है उसकी भी जो CL है इस तरह से आपको अपडेट कर देनी है। तो जैसे ही आप अपडेट करेंगे दोनों साल की तो इस तरीके से आपको एक इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें अवकाश का विवरण होगा। आकस्मिक अवकाश यानी आपके द्वारा जो भी अवकाश लिया गया है उसका यहाँ पर विवरण देखने को मिलेगा, और वर्ष में आपके प्रथम वर्ष में कितने अवकाश आपने लिए हैं, द्वितीय वर्ष में आपने कितने अवकाश लिए हैं, उनकी जो टोटल संख्या है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर आकस्मिक अवकाश को छोड़ करके आपने कोई दूसरा अन्य अवकाश लिया जैसे पितृत्व अवकाश या मातृत्व अवकाश, तो साथियों उनके लिए आपको इसी तरह से आपको भरना है और उसमें अटैचमेंट फाइल लगानी है जिसमें आपने अपने जो उच्च अधिकारी हैं उनसे जो अप्रूवल लिया होगा PO या फिर DO से, तो उनका जो एप्लीकेशन है उनको आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अगर आकस्मिक अवकाश को छोड़ करके कोई अवकाश है तो ही आपको ये जो चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट हैं उनको आपको अपलोड करना पड़ेगा। बाकी आकस्मिक अवकाश में आपको किसी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ेगा। तो साथियों इस तरीके से ये सभी सूचना भरने के बाद में आपको यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिया गया है। तो सेव पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा टोटली जो डाटा है वो सेव हो जाएगा, और इसके बाद में इस फॉर्म में किसी तरह की कोई गलती नहीं हो और आप पूरी तरह से संतुष्ट हो तभी फाइनल सबमिट कर देवे। फाइनल सबमिट करने के बाद में जो आपके द्वारा परिवीक्षक काल का ये फॉर्म भरा गया है उसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। तो साथियों किसी तरह की कोई समस्या आ रही है आपको तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट ज़रूर करें, और इस वीडियो को अन्य शिक्षक साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इस तरीके की जानकारी मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। वंदे मातरम।